अथर्व उसकी मासूम सूरत देखता रहा। उसके चेहरे पर अपने लिए चिंता देखकर वो कुछ पल खो सा गया। ईशा लगातार रो रही थी। उसने गुस्से से कहा, क्यों आए आप बीच में? वो मुझ पर अटैक करने वाला था तो आप क्यों आए? देखिए कितनी चोट लग गई है आपको। ईशा के आंसू देखकर अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसे कमर से पकड़कर सीने से लगाया और उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस चुप हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रोना बंद करो। अथर्व की बात सुनकर ईशा चुप तो हो गई, लेकिन वो अब भी सुबक रही थी। इसी बीच गौतम और बाकी बॉडीगार्ड वहां पहुंच गए, लेकिन अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ईशा को अब भी बाहों में लिया हुआ था। गौतम अथर्व की चोटें देखकर परेशान होकर बोला, सर आपको चोट कैसे लगी? आप ठीक तो हैं? अथर्व ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो यहाँ से। ईशा अब भी उसे थामे हुई थी। अथर्व ने धीरे से उसे अलग किया और कहा, चलो। ईशा ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। वो चलने की कोशिश करती है, लेकिन एक कदम भी नहीं रख पाती। सुबह गिरने और लंबे समय तक जंगल में भटकने की वजह से उसके पैर पर बहुत सूजन आ गई थी। दर्द इतना था कि उसके मुंह से आह निकल गई। अथर्व झुककर उसका पैर देखने लगा। ये देखकर गौतम और गार्ड्स दंग रह गए। आज पहली बार किसी ने अथर्व को किसी के सामने झुकते देखा था। वो न सिर्फ झुका, बल्कि अपने हाथों से ईशा का पैर उठाकर उसे ध्यान से देखने भी लगा। ये नजारा गौतम और गार्ड्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गौतम मन ही मन सोचने लगा, ये शादी भले ही जबरदस्ती हुई हो, लेकिन मुझे यकीन है कि ये रिश्ता ऐसा होगा जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। ईशा के आने से सर की जिंदगी में उनकी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी, क्योंकि गौतम और पारस अथर्व के दोस्त थे। भले ही अथर्व इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उन्हें अपने दिल में दोस्त से भी ज्यादा अहमियत देता था। यही वजह थी कि दोनों को उससे कभी शिकायत नहीं रही। ईशा के पैर की हालत देख अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो खड़ा हुआ और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईशा के हाथ अपने आप उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गए। वो एकटक अथर्व को देखने लगी। अथर्व बिना कोई भाव दिखाए सामने देखता रहा, लेकिन ईशा मन ही मन सोच रही थी, क्या है आप? कौन सी पहेली? पहले खुद दर्द देते हैं और फिर खुद ही मरहम बन जाते हैं। मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आपने मेरे साथ गलत किया है। मुझे आपसे गुस्सा करना चाहिए और करता भी हूँ, लेकिन आपकी ये साइड उस गुस्से को दबा देती है। न जाने क्यों दिल बार बार कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर आपका गुस्सा देखकर लगता है कि आप बहुत बुरे हैं। आखिर आप हो क्या? अथर्व सामने देख रहा था, लेकिन वो ईशा के चेहरे के भाव पढ़ पा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे समझने की कोशिश मत करो। मुझे समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। और मुझे पता है वो तुम मुझे कभी नहीं दोगी। जो मैंने किया है उसके लिए शायद तुम मुझे कभी माफ न कर पाओ, लेकिन क्या करूं? अथर्व राठौड़ हूं ना, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। इतना सोचकर उसने एक नजर ईशा की ओर देखा। उनकी आंखें टकराईं और कुछ पल वहीं थम से गए। ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी पहेली हैं, लेकिन मैं आपको समझकर रहूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें और दिल बातें कर रहे हों। ईशा की बात पूरी होते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अथर्व ने एक नजर उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। वो ईशा को लेकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। गौतम पैसेंजर सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी एआर मेंशन की ओर बढ़ा दी। एआर मेंशन पहुंचने के बाद अथर्व एक बार फिर से ईशा को गोद में उठा लेता है और दोनों अपने मास्टर बेडरूम में चले जाते हैं। अथर्व ईशा को बेड पर बिठाकर वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी देर में ट्राउजर पहनकर बाहर आता है। अथर्व बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट जाता है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कहीं चोट भी लगी है। वो बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रहा था। दूसरी ओर ईशा की नजरें लगातार अथर्व की बॉडी पर टिकी हुई थीं। बार बार उसका ध्यान अथर्व की चोटों पर चला जाता था। पीठ का घाव गहरा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अथर्व, जो अपने फोन में मेल चेक कर रहा था, अचानक ईशा की आंखों में आंसू देखता है और बिना किसी भाव के पूछता है, क्या हुआ बीवी? ईशा की आंखों से आंसू उसके गालों पर ढुलक आते हैं। अथर्व अपनी उंगली से आंसू छूते हुए कहता है, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और न ही तुम पर गुस्सा किया, तो फिर ये क्यों? अथर्व के सवाल पर ईशा कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप बेड से उठती है और कॉफी टेबल पर रखा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अथर्व की साइड आती है। कॉटन में दवा लेकर जैसे ही अथर्व की चोट पर लगाने को बढ़ती है, अथर्व उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? ईशा मासूमियत से जवाब देती है, आपने ही पूछा ना कि मैं क्यों रो रही हूँ। थोड़ा रुककर आगे कहती है, आपकी चोट देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। दवा लगवा लीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। अथर्व थोड़े एटीट्यूड से कहता है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ से दवा लगवाऊंगा? ईशा बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, तो ठीक है, फिर आप खुद ही लगा लीजिए। ईशा की बात सुनकर अथर्व कुछ पल उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी।
फिर वो कहता है तुम ही लगा दो। ईशा ठीक है। वो सबसे पहले अथर्व के घाव को साफ करती है और फिर दवा लगाने लगती है। घाव गहरा था, इसलिए जैसे ही दवा लगती है अथर्व दर्द से उसका हाथ पकड़ लेता है। ईशा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन तुरंत हिम्मत कर वापस फूंक मारते हुए दवा लगाने लगती है। पीठ की दवा के बाद वो उसकी बाकी चोटों पर भी मरहम करती है। दवा लगाने के बाद ईशा जाने को होती है कि तभी अथर्व उसका हाथ पकड़कर पूछता है, कहाँ जा रही हो? ईशा बॉक्स रखने। अथर्व उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कहता है, बैठो। ईशा चुपचाप वहीं बेड पर बैठ जाती है। अथर्व बॉक्स से स्प्रे निकालता है और ईशा के दाएं पैर को धीरे से पकड़कर उस पर स्प्रे करता है। फिर खुद जाकर फर्स्ट एड बॉक्स को ड्रॉर में रख देता है। ईशा उठकर जाने लगती है कि अथर्व फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब कहाँ जा रही हो? ईशा मासूमियत से कहती है, सोफे पर सोने जा रही हूँ। अथर्व कहता है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं सो जाओ, बेड काफी बड़ा है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। इस बार ईशा कोई सवाल नहीं करती और चुपचाप दूसरी साइड जाकर लेट जाती है। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। दूसरी ओर अथर्व ईशा को देखता रहता है। कुछ देर बाद वो उठकर बालकनी में जाता है और सिगरेट के लंबे कश लेने लगता है। अथर्व बालकनी में खड़ा ईशा के चेहरे को देख रहा था। हल्की पीली लाइट में भी ईशा का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसे देखते हुए अथर्व मन ही मन कहता है, मैंने इसके साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद ये मेरी परवाह क्यों कर रही है? मेरी जिंदगी में मैंने आज तक जिसे भी अपना समझा उसके लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में उसने मुझे धोखा ही दिया, मुझे तकलीफ दी। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं करती, जबकि मैंने इसके साथ सबसे ज्यादा गलत किया है, फिर भी ये मेरी फिक्र क्यों करती है, क्यों? काफी देर तक ईशा को निहारने के बाद अथर्व वापस बेड पर आता है और ईशा के माथे पर हल्की सी किस करता है। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। घड़ी में सुबह के 6 बजे थे, लेकिन अभी भी अथर्व और ईशा एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। कुछ समय बाद अथर्व की आंखें खुलती हैं। उसकी नजर अपने सीने से सटी ईशा पर जाती है, जो बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे लिपटी सुकून से सो रही थी। अथर्व की नजरें ईशा के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कभी वो उसकी आंखों को देखता तो कभी गुलाब की पंखुड़ी जैसे उसके होठों को। कुछ देर ईशा की खूबसूरती को निहारने के बाद वो जिम चला जाता है। 1 घंटे बाद जब वो वापस आता है, उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। वो कमरे में आता है और नजर बेड पर जाती है जहाँ ईशा नहीं थी। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। अथर्व समझ जाता है कि ईशा वहीं है। अथर्व बालकनी में जाकर उगते सूरज को निहारने लगता है। सुबह की ठंडी हवाएं, सुनहरी धूप और पक्षियों की चहचहाहट बेहद सुहानी लग रही थी। वो सिगरेट के लंबे कश लेने लगता है। थोड़ी देर बाद ईशा वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। वो लाइट पिंक कलर की पतली बॉर्डर वाली साड़ी पहनती है। ब्लाउज का गला गहरा था, जिसमें उसकी दूध सी गोरी और खूबसूरत पीठ साफ झलक रही थी। साड़ी पहनकर वो बाल सुखाती है, फिर हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और होठों पर लिपस्टिक लगाती है। लेकिन जैसे ही सिंदूर लगाने को होती है, उसकी शादी वाली रात याद आ जाती है। वो पल याद कर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सिंदूर का डिब्बा रखकर वो बाहर निकलती है। तभी उसकी टक्कर वॉशरूम से निकलते अथर्व से हो जाती है। अथर्व नहाकर निकला था। उसके शरीर से साबुन की हल्की खुशबू आ रही थी और पानी की बूंदें उसकी ब्रॉड चेस्ट को और आकर्षक बना रही थीं। उसने सिर्फ सफेद टॉवल बांध रखा था। ईशा लड़खड़ाकर गिरने लगती है, लेकिन अथर्व उसे कमर से थाम लेता है। उसके दोनों हाथ अथर्व की छाती पर टिक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सादगी में भी ईशा बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। अचानक अथर्व की नजर ईशा की खाली मांग पर जाती है। उसके चेहरे पर सवालिया भाव आ जाते हैं। वो ईशा को संभालकर सीधे ड्रेसिंग टेबल तक ले जाता है और सिंदूर का डिब्बा उठाकर उसकी मांग भर देता है। जैसे ही सिंदूर उसकी मांग में सजता है, ईशा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। सिंदूर की हल्की लकीर उसकी नाक पर भी गिर जाती है, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अथर्व सिंदूर रखकर जाने लगता है कि तभी ईशा नम आंखों से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया और किस हक से? अथर्व बिना भाव के उसे देखता है और जवाब देता है, मैंने ऐसा अपने पति होने के हक से किया है। ईशा आगे कहती है, पर आप तो इस शादी को मानते ही नहीं। आपने तो ये शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की थी, मेरे मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए। तो फिर ये क्यों? अथर्व के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच ये था कि उसने बिना सोचे समझे ही ईशा की खाली मांग देखकर सिंदूर भर दिया था। दरअसल उसकी खाली मांग देखकर अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो आवेग में ऐसा कर बैठा। अथर्व ईशा की ओर देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे अपने कपड़े पहनने और तैयार होने लगता है। ईशा भी आगे सवाल नहीं करती, क्योंकि अब तक वो अथर्व के गुस्से को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। उसे पता था कि अगर उसने और सवाल किए तो अथर्व भड़क जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था।